हेलो दोस्तों। हेलो। मैं अभय कुमार। हेलो दोस्तों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। आज हम हेलो। हाँ। हेलो। जी सर। दोस्तों, आज हाँ, हमारे हेलो। साथ। है हम तो। जी सर, आपकी आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको पता है अभी तो कि 1 सेकंड में आ जाएगी। ठीक है सर। जी दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली और उसके आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पे हजारों की तादाद में किसान भाई पंजाब और देश के मुख्तलिफ हिस्सों से वहां पे कैंप किए हुए हैं, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग है सरकार से कि जो कुछ महीने पहले जो फार्म्स लॉज को जो पास किया गया था, जो जो 3 फार्म्स लॉज थे, उसको वापस लिया जाए। आज की खबर यह है कि 4 बजे के करीब में, 4 बजे के करीब में उन लोगों ने शायद किसान भाइयों ने एक प्रोटेस्ट, सॉरी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसके बाद जो खबर अखबार में आई है, जो खबर आपको मीडिया में जो आ रही है, उससे ये बात सामने आ चुकी है कि जो फार्मर्स हैं वो किसी के डर से, किसी के खौफ से, पुलिस के डंडे से या वाटर कैनन से या टीयर गैस से वो पीछे जाने वाले नहीं। उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो बहुत ही आर पार की लड़ाई होगी। तो इस आंदोलन को लोग तरह तरह तरीके से देख रहे हैं। अखबार में, मीडिया में, टेलीविजन में आप लोगों को खबरें मिल रही होंगी। वायरल भी बहुत सारी वीडियो हुई हैं। उसमें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से किसान को पीटा जा रहा है, डंडे से मारा जा रहा है। और जो किसान उम्रदराज हैं, जो ज़ईफ हैं, जो बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो मैं भी इस पूरी घटना पर अपनी निगाह बनाए हुए था। और मैं अखबार को पढ़ अखबार को अखबार देख रहा था मैं। और मैं ये कोशिश कर रहा था कि अखबार इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। तो मैं पिछले 1 हफ्ते के जो अखबारात हैं, तकरीबन 4 या 5 दिनों से जो न्यूज़पेपर्स थे, 6 दिनों से, उनको मैंने बहुत ही ध्यान से उसका मैंने स्टडी किया। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मीडिया के हवाले से कुछ बात कही जाए फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, जो किसानों का जो आंदोलन है 2020, उसके हवाले से कुछ बात की जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का क्या रोल होता है, मीडिया किस काम के लिए होती है। मीडिया, किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का जो काम है वह है कि वह तमाम पक्षों को, जितने भी
दल हैं, जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी फरीक हैं, उन सब की बातों को जनता तक पहुंचा दें। मीडिया का सबसे पहला काम यही है कि जनता के पास सारी बातों को पहुंचा दें। मतलब मीडिया जो है एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक कड़ी है सरकार के बीच में और जनता के बीच में। तो मैं भी किसी जमाने में अखबार में, मैं भी मेन स्ट्रीम अखबार में मैं भी काम करता था, मैंने भी मीडिया की पढ़ाई की है। तो मीडिया की पढ़ाई में जो सबसे पहली बात जो क्लास के अंदर में हम लोगों को सिखाई जाती है वो ये है कि न्यूज कैसे लिखें। पहला सवाल हम लोगों को कहा जाता है कि न्यूज कैसे लिखें, न्यूज लिखते वक्त किन किन बातों की, किन किन बारीकियों का ख्याल रखना चाहिए। फिर हमारे एक टीचर आते थे और वो पूछते थे कि न्यूज जो है वो न्यूज, हमारे साथ अनिल चमड़िया जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया है मतलब टेक्नोलॉजी का। 1 मिनट में जी जुड़ गया अभय, मैं जुड़ गया। जी 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 बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी, जो कि मतलब इनका पत्रकारिता में अनुभव तकरीबन 25-30 साल से भी ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पत्रकारिता को समझा जाता है कि इसमें पढ़ने लिखने का क्या काम है, लेकिन अनिल सर ने मास मीडिया और जन मीडिया नाम से 2 पत्रिकाएं जो कि रिसर्च जर्नल हैं, जो कि उसमें सारे के सारे जो लेख लिखे जाते हैं काफी शोध और काफी रिसर्च पर बेस्ड हैं। इसको तकरीबन 8 या 9 सालों से सर इसको निकाल रहे हैं और ये पीयर रिव्यू भी पत्रिका हो गई है। और जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी मूवमेंट है, इसके साथ सर न सिर्फ उसमें जुड़े हुए हैं बल्कि उसमें उनकी भागीदारी भी रही है। तो अनिल सर आपका शुक्रिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जुड़ने में जी। तो कोई मैं नहीं। जी जी तो मैं बात 2 मिनट अपनी रख देता हूं, फिर आपको भी मैं सवाल के लिए आपसे सवाल पूछता हूं जी। तो मैं ये कह ठीक। रहा था कि सर हम लोगों को पढ़ाया करते थे जर्नलिज्म। तो पहला सवाल जो होता था पत्रकारिता के क्लास में, टीचर अनिल सर जैसे टीचर हम लोगों से पूछते थे कि खबर क्या है, न्यूज क्या होता है, न्यूज और व्यूज में क्या फर्क होता है, यानी एडिटोरियल में और न्यूज लिखने में क्या फर्क होता है। तो जो बेसिक बात हम लोगों को सर ने बताई या जो हम लोगों ने सीखी कि न्यूज में हम तमाम पक्षों को रखते हैं और बात जितनी सीधे सीधे तरीके से कह दी जाए, और व्यूज जब होता है, जब एडिटोरियल जब होता है तो हम पक्ष ले सकते हैं, किसी का पक्ष ले सकते हैं। लेकिन आजकल जो खबरें जो छप रही हैं, हमारे दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें एक ही पक्ष की बात होती है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात होती है, या जो उनके एडवर्टाइजर होते हैं अखबार के उनकी बात होती है, या जो लोगों का पैसा उस अखबार में लगा हुआ है उनकी बात होती है। तो किसानों का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसान की बात को लिखे, सरकार की बात को लिखे, अगर बिजनेस के लोग हैं अगर उनका भी हित है तो उनकी बातों को लिखे। यानी जितनी बातें हो उसको लिखा जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि मीडिया एक ही नैरेटिव को चला रहा है। अब सर से हम पूछेंगे सवाल कि सर जो मैंने 3-4-5 रोजों में, मतलब 5 रोज से जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह से मीडिया ने जो खबर जिस तरह से चलाई है, खासकर हिंदी मीडिया, तो पहली चीज क्या कर रहा है मीडिया, इस पूरे आंदोलन को क्या कह रहा है कि जन सुविधा जो होती है, पब्लिक कन्वीनियंस जो होती है, उसको ये प्रोटेस्टर्स जो लोग हैं ये लोग उसको तबाह कर चुके हैं। ट्रैफिक जाम हो गया है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो समय पे नहीं पहुंच पा रही है, अस्पताल में जाने वाले लोग जो हैं वो रास्ते में फंस चुके हैं। तो पहला उसने नैरेटिव क्रिएट किया कि लोगों को तकलीफ, इस तरह के प्रोटेस्ट ने लोगों की तकलीफ को बढ़ा दिया। दूसरा उसने नैरेटिव ये खड़ा किया
कि ये उग्र लोग हो गए हैं, प्रोटेस्टर जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, ये उग्र लोग हैं और ये लोग पुलिस से मतलब झगड़ा कर रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तीसरी खबर इन्होंने जो बाद में जब देखा कि प्रोटेस्ट काफी बढ़ गया, तो इन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को किसानों की जो जायज मांग थी उसको उन्होंने खालिस्तान के आतंकियों से जोड़ दिया। अब देखिए, खालिस्तान के आतंकी का मतलब ये है कि जो हमारे साथी नौजवान लोगों को, अगर मान लीजिए इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उनको मैं बता दूं कि 1980 में जो पंजाब में जो डिस्टरबेंस हुआ था, तो उसलिए जो भी वहां पे समस्या हुई थी उसको खालिस्तान के आतंकवादियों के सर पे ठिठड़ा, उसको क्या बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी उनके 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 माथे पे फोड़ दी गई थी। कोई ये लिख रहा है कि कोरोना में इस तरह की प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बिहार इलेक्शंस के बाद आप जुलूस निकालते हैं तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीन बाग में भी जब मूवमेंट हुआ तो कहा गया इसमें भी बाहर के लोगों का हाथ है। इस मूवमेंट में भी कहा जा रहा है कि इसमें खालिस्तानी लोगों का हाथ है और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस तरह की रिपोर्ट मिल रही है कि ये लोग हिंसा कराने पे आमदा हैं। जो बातें इस पूरे सीन से सर गायब है वो है किसान की मांग क्या है, ये कोई बात नहीं कर रहा। किसान हिंसक हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ गई है, ये हिंसक रूप ले सकता है, इस पे खूब बातें हो रही हैं, लेकिन किसान इस देश में, कृषि प्रधान देश में किसान कैसा जी रहा है, उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या मांगे हैं, गरीब लोग क्यों मतलब 100 किलोमीटर, 200, 300, 400 किलोमीटर पैदल चल के दिल्ली में आ रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, उनके ऊपर वाटर कैनन फेंका जा रहा है। तो सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, मैंने तो थोड़ा सा भूमिका रख दी, अब आप इसके ऊपर अपनी बात रखिए। जी सर। अभय, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बातचीत है। और मैं ये समझता हूं कि जो सवाल मेरे सामने अभी हैं उसमें हो सकता है कि जो भी नई पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए ये सब कुछ हैरान करने वाली बातें हों। यानी हैरान करने वाली बातें ये हों कि क्यों वो लोग ये कह रहे हैं प्रोटेस्टर के बारे में कि वो एक आंतरिक जो समस्याएं होती हैं, आंतरिक जो खतरे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। ये कह सकते हैं कि वो जो जन सुविधाएं हैं उसको तहस नहस करने वाले लोग हैं, वगैरह वगैरह। मेरे लिए इसमें कोई भी एक भी बात नई नहीं है। ये पैटर्न शुरू से, जो कारोबारी मीडिया है, जो धंधेबाज मीडिया है, जिसका काम विज्ञापन के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का है, नंबर एक। और नंबर दो, कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उपभोक्ता तैयार करने का है। नंबर तीन, जो जो स्थापित जो विचार हैं, स्थापित जो संस्कृति है, उसको बढ़ाने वाली जो मीडिया है वो, ये तमाम जो मीडिया जो घराने हैं वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मैंने 1900, अगर हम एक साल को याद करते हैं 1947 को, तो 1947 के बाद से भी जितने भी मीडिया का जो रोल रहा है आंदोलनों को लेकर, वो आंदोलनों को लेकर लगभग वही रोल रहा है जो आज हम देख रहे हैं। 1947 से पहले भी था, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 1947 से पहले नहीं था, लेकिन चूंकि हम मानते हैं कि हम एक नई व्यवस्था में आ गए, एक नई स्थिति में हम आ गए हैं, देश हमारा आजाद हो गया, गुलामी की जो जंजीरें थी वो टूट गई, और उस स्थिति में हम एक सचमुच में एक लोकतांत्रिक ढांचे में रह रहे हैं। उसमें सबको अपनी बात कहने का हक है, उसको सबको अपनी बात को न केवल कहने का हक है, बल्कि वो उसके लिए संघर्ष भी कर सकता है, उसका भी उसको अधिकार है। लेकिन मैं 1947 की बात कर रहा हूं कि उसके बाद से लगातार और लगातार हमने ये देखा है कि देश में कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन जब मैं कह रहा हूं तो उसमें देश की सर्वाधिक जो आबादी है उसके आंदोलन की बात कर रहा हूं।
और वो आंदोलन जैसे मजदूरों का आंदोलन है, जैसे किसानों का आंदोलन है, जैसे आदिवासियों का आंदोलन है, जैसे दलितों का आंदोलन है, जैसे पिछड़ों का आंदोलन है, जैसे महिलाओं का आंदोलन, ये तमाम आंदोलनों में, और यही नहीं, जो लोग छोटी छोटे समुदाय हैं उनके जो आंदोलन है, राज्यों में जो आंदोलन है, स्वायत्तता की मांग जो चलती रही उसके जो आंदोलन है, ये तमाम आंदोलनों में मीडिया का रोल लगभग एक जैसा रहा है। ये बात मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूं। खास तौर से किसानों के साथ, किसानों का जो आंदोलन है, कोई नई बात नहीं है। आप आज के जो पन्ने हैं उस पन्ने को आप 1990 में जो महेंद्र सिंह टिकैत की जो रैलियां हुई दिल्ली में, आप उठा लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भाषा में अंतर नहीं मिलेगा आपको। जो शब्दावली उस समय इस्तेमाल की जा रही थी, जो जगह इस्तेमाल किए जा रहे थे, यानी अखबार में, टेलीविजन, उस समय तो टेलीविजन नहीं था उस इस तरह से व्यापक रूप से, अखबार के पन्नों में आप देख लेंगे तो हू बहू उसकी प्लेसिंग से लेके, उसकी भाषा से लेकर, नजरिए को लेकर, सब कुछ लगभग आज आप सेम पाएंगे। 2018 में हम लोगों ने जन मीडिया का एक अंक निकाला था, इसी इशू पे निकाला था। वो 71वां अंक था जन मीडिया का, और उस समय हम लोगों को ये जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय मजदूरों ने मजदूरों का देश में 3 दिनों तक देश भर से मजदूर आए हुए थे। फिर एक कार्यक्रम हुआ था, देश भर के किसान आए हुए थे और 3 दिन तक दिल्ली में थे। उन तमाम अखबारों, जो अखबार उस समय अखबारों का जो रोल था, उसकी स्टडी हम लोगों ने की थी और हमें कोई हैरानी नहीं हुई उसमें। कोई एक तो कि उन लोगों ने उस आंदोलन को नोटिस ही नहीं लिया, क्योंकि वो आंदोलन उस तरह से संगठित नहीं था, उस तरह से ज्यादा फोर्सफुल नहीं था जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमने टिकैत के आंदोलन में देखा था। टिकैत के आंदोलन से पहले भी बिहार में भी हम लोग काम करते रहे, और बिहार में भी किसान आंदोलनों के बारे में वही रुख रहा है 1980 में, जो 1967 और 1970 में अखबारों का रोल रहा है। वो तमाम लोग इसी तरह से, उसको क्या कहते हैं, उग्रवादी, उसको कहते हैं हिंसक, उसको कहते हैं शहर को तहस नहस करने वाली, वो अव्यवस्था फैलाने वाले, ट्रैफिक जाम करने वाले, वो इमोशनल इशू लाते हैं। लोगों की जान चली गई, ये अस्पताल लाते हुए एक बच्चे की मौत हो गई, एक बूढ़े की को दवा नहीं मिली, ये तमाम जितनी तरह की एक पब्लिक ओपिनियन जो होता है, पब्लिक ओपिनियन कैसे आंदोलन के खिलाफ डेवलप किया जाए, ये एक उनकी प्राथमिकता में होती है, बात उनकी प्राथमिकता में होती है। अभी जंतर मंतर पे जितने बार भी धरना हुए हैं, आप देखिए उस समय के, आप जंतर मंतर पे किसान ने आत्महत्या कर ली, आप सोचिए जो स्थिति आई थी। और उस समय के अखबारों का आप रोल देखिए, उस समय के अखबारों ने मीडिया ने क्या रोल किया था। उस समय तो टेलीविजन भी था, उस समय उसका क्या रोल था। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक स्ट्रेटजी होती है। ये स्ट्रेटजी के तहत वो आंदोलनों को क्या करते हैं, आंदोलनों को पहले तोड़ने का काम करते हैं, बिखराव पैदा करेंगे। ये बिखराव पैदा करने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। नंबर 2, कि एक शब्द से, केवल एक शब्द से ये पूरे पूरे आप समझ लीजिए कि पूरे आंदोलन की जो छवि है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पंजाब के जब किसान पिछली बार, बहुत पहले जब आ रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो जो एक इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उनका यहाँ पर प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के दिन वो लोग यहाँ पहुंचकर ये कहने की प्रस्ताव अपना पारित किया था कि हम अंतरराष्ट्रीय जो मंच है उसके सामने अपना जाकर प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। और केवल एक शब्द बदला, क्या शब्द बदला, प्रोटेस्ट को इन लोगों ने अपनी ओर से डिस्टर्ब लिख दिया कि ये जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो हो रहा है इंटरनेशनल, इसको ये डिस्टर्ब करेंगे। अब आप सोचिए, प्रोटेस्ट करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने का मतलब इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है उसकी आपने जगह बना दी, जैसे ही आपने कहा कि डिस्टर्ब करेंगे, खलल पैदा करेंगे। जबकि हमारा ये राइट है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे,
हम प्रोटेस्ट करके वहां वहां प्रोटेस्ट करके नारे लगाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी में उसका अधिकार बनता है। एक शब्द केवल होता है, एक शब्द से वो पूरे मामले को टर्न कर देते हैं। एक नई उसकी जो उसके बारे में नजरिया है, एक अगेंस्ट में नजरिया उसको डेवलप कर देते हैं। अब जैसे पंजाब में एक जो ये कहने लगे अब पाकिस्तान के नारे लगाएगा। अच्छा आप बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान के नारे की बात नहीं की गई है इस बीच में? कौन सी ऐसी जगह है बताइए? जेएनयू में नहीं की गई, शाहीन बाग में नहीं किया गया, कहाँ नहीं किया गया? और सब लोग जानते हैं, सारे मामले इसमें जांच हो चुकी है, सामने आ चुके हैं कि ये कितने मनगढ़ंत थे या मनगढ़ंत नहीं थे, तो कितने किस तरह से वहां घुसपैठ करके और इस तरह के नारे लगाने लोग गिरफ्तार हुए हैं शाहीन बाग में। तो कि कैसे वो पंजाब की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने के लिए गए और वो लोग वो थे प्रायोजित लोग थे। उसमें एक लड़की थी गुंजन नाम की, वो पकड़ी भी गई थी। ये सबको आपको याद भी होना चाहिए। तो वो बुर्का पहन के गई थी, वो बुर्का पहन के गई थी ताकि वो इस बात को स्थापित कर सके कि कैसे वहां पर जो जो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो जो हैं वो किस तरह से इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल है। आपको एक आंकड़े आ जाएंगे कि कितना आर्थिक नुकसान इस देश को हुआ, अभी तुरंत आ जाएंगे, देखिएगा 2-3 दिन में कैलकुलेट करके। और वो एक नुकसान का एक सर 80, सर ये खबर आई थी एक अखबार में, मैंने एक हेडिंग थी 80 लाख का सेब नुकसान हो रहा है। पता नहीं कैसे उनको पता चल गया कि 80 लाख का सेब जो है वो तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। हमने कहा ना कि अभी तो वो एस्टिमेट करेंगे और ज्यादा करेंगे, और करेंगे, बल्कि उसको ये बताएंगे कि किस तरह से देश इस समय क्राइसिस में है और उस क्राइसिस में कैसे ये लोग क्राइसिस को और बढ़ा रहे हैं। अब इस तरह की भाषा में वो लोग बात करेंगे। यानी इस देश में कोई भी जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करेंगे, तो ये लोग राष्ट्रवाद की बात करने लगेंगे, ये लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करने लगेंगे, ये लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करने लगेंगे। ये एक पैरेलल चलता है, पैरेलल चलता है। यानी कि समाज अपने स्तर पर कोई भी कोशिश ना करे, कोई भी प्रोटेस्ट ना करे, जैसे उसको कहा जा रहा है, सरकारें कह रही हैं, व्यवस्था कह रही है, उसको आप मानिए, उसको आप स्वीकार कीजिए, तब तो ठीक है। और आप अपने स्तर से जैसे ही कुछ कोशिश करने की कोशिश आप करने की कोशिश करेंगे, तो आप देशद्रोही भी हो सकते हैं, आप राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, आप दूसरे देशों के एजेंट भी हो सकते हैं, आप दूसरे देशों की फंडिंग पर काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। यानी कि उस मौके पर जो भी फिट हो सकता है, जो भी एक जुमला फिट हो सकता है, जो भी एक मनगढ़ंत बात उसके खांचे में बैठ सकती है, उसको कह दिया जाता है। तो अच्छा किसानों सर, सर एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि एक आंदोलन तो किसान का आंदोलन हो गया, जिसको लेकर मतलब आप देख ही रहे हैं कि कैसे उसको डेमोनाइज किया जा रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जिनके साथ हमारे कुछ मत नहीं मिलते हैं, वो कहते हैं कि वो अन्ना हजारे मतलब जो आंदोलन था उसको, वो लोग कहते हैं कि देखो अन्ना हजारे जो मूवमेंट था वो कितना स्पॉन्टेनियस था, वो मूवमेंट कितना मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट था। और उस मूवमेंट को देखिए कि उसको मीडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। अगर अन्ना हजारे मूवमेंट में लोग आ रहे थे तो कोई ऐसी खबर नहीं आती थी कि ट्रैफिक जाम हो गया या लोगों की असुविधा हो गई। तो अगर आप इन दोनों मूवमेंट को देखें तो थोड़ा सा आप बताएंगे, जो कि नौजवान लोग, हम जैसे लोग, जो लोग एक मूवमेंट को लेके कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा था और दूसरे मूवमेंट के लिए हम फौरन दूसरी दलील लेके आ जाते हैं, नहीं 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 इसमें ट्रैफिक का जाम हो गया, इसमें लोग बीमार थे वो अस्पताल नहीं पहुंच, और दूसरे मूवमेंट के लिए आप कुछ नहीं कहते। तो ये कैसे है? किसी मोमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छा दिखाया जाता है और किसी मोमेंट को जो कि इतना जेन्युइन मांग है किसान को, उसको दिखाया जाता है कि ये लोग उपद्रवी लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग हैं। जी सर। देखिए, एक तो बात बहुत साफ तौर पे जानिए कि जो हमारे यहाँ मीडिया है, अखबार और टेलीविजन, वो एक अर्बन ओरिएंटेड है, मतलब अर्बन सेंट्रिक है।
वो शहरी इलाकों का वो शहरी इलाकों, शहरी विचार, शहरी डिजाइन, शहरी संस्कृति, शहरी जो कारोबार है, उसका वो प्रतिनिधित्व करने वाला ऑर्गन है। उसको वो आप कह लीजिए कि उसका वो प्लेटफॉर्म है। एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, भारत का जो गांव है, जिसको कहते हैं भारत गांवों का देश है, तो वो भारत गांव का देश होगा, लेकिन जो मीडिया है वो गांव का मीडिया नहीं है, वो मीडिया शहर का मीडिया है। एक बिल्कुल बात साफ जान लीजिए, नंबर एक। तो नंबर उसमें दो, हिंदी मीडिया भी आ गई सर, हिंदी मीडिया भी आ हाँ, गई, कौन हिंदी मीडिया? मीडिया भी आ गई हाँ जी। हाँ, मैं हिंदी, उर्दू और आपके इंग्लिश, उसमें कोई अंतर अभी नहीं कर रहा हूं। ये फिर बारीक अंतर अलग अलग हो जाएंगे कि कैसे किस सेक्शन की भाषा के लोगों को किस तरह से उनके बीच में अपनी बात को ले जाना है। ये अलग स्ट्रेटजी होती है मीडिया की, एक अलग उसका पार्ट है। वो अलग, वो एकेडमिक बहस हो जाएगी, तो वो मैं अलग से कभी बात होगी तो मैं कहूंगा। तो इसमें ये सारे मीडिया जब मैं कह रहा हूं, तो उसमें सारी भाषाओं के मीडिया है, एक भी कोई ऐसा भाषा का नहीं है। वो कन्नड़ भी होगा, मलयालम भी होगा, सब होगा, गुजराती भी होगा, मराठी भी होगा, सब होगा, लगभग एक ही जैसा इनका बिहेवियर होगा। तो पहली बात तो मैंने ये कह दिया। दूसरी बात कि देखिए, एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो अधिकार जब मांगते हैं आप, अधिकार जब मांगते हैं, तो वो उस अधिकार मांगने की जो भी कोशिश होगी, उसके खिलाफ ये खड़े होंगे, अधिकार की जब बात करेंगे आप। हाँ, लेकिन जैसे ही आप कोई छोटे मोटे सुधार की बात करेंगे, सुधार की बात करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि ये मीडिया शहरी लोगों के, जब सुधार की बात होगी, शहरी लोग करेंगे तब, ग्रामीण में भी नहीं, जब शहरी लोग सुधार की बात करेंगे, तो हो सकता है कि मीडिया उसमें खड़ा हो जाए। अब आप बताइए कि करप्शन से, जो करप्शन के इशू पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उससे किसको क्या नुकसान हो सकता था? क्या नुकसान हो सकता था? यानी मीडिया को उससे लाभ के अलावा और क्या मिलता उससे? लाभ ही लाभ मिलता उसको, लाभ ही लाभ मिला। एक तो कि उसकी शहरी जो समाज है, उसमें उसकी पैठ जमाने का एक मौका मिला, एक 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 अवसर के रूप में वो दिखाई दिया। आप उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि शहर के लोग उठ गए हैं, करप्शन की बात करने लगे हैं, तो उसमें क्या नुकसान है? लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए, आप किसानों के उस हित की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी इकोनॉमी इकोनॉमी का मसला है, उसके एक डेमोक्रेटिक राइट का मसला है, इसमें तो आप ये समझिए कि नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि आप एक समाज के वंचित तबके को, एक एक हिस्से को, आप हिस्सा जो है इंपावरमेंट होने की बात कर रहा है। तो इसीलिए आप देखिएगा, जैसे कहेंगे ना, जैसे मान लीजिए अछूतों के खिलाफ दलितों का आंदोलन, इस पर अखबार जो है आपका साथ दे देगा, अछूतपन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक रिजर्वेशन की बात आएगी, तो रिजर्वेशन में कहां साथ देता है? यानी कि राइट्स जो होते हैं, अपने अधिकार जो होते हैं, जैसे ही उसकी बात आएगी, ये उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। वो कह देंगे योग्यता की बात है, राष्ट्र के विकास का बात है, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आप इसमें दो चीजों में अंतर हमको करने की जरूरत हमेशा पड़ेगी कि जो इशू है, वो इशू वो इशू क्या है और उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे किसका हित अहित जुड़ा हुआ है। एक बात ये बहुत हर आंदोलन में मुझे लगता है कि मीडिया के रोल पर जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसको इस तरह से समझने की जरूरत होती है। तो मैं ये जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन है, आप सोचिए, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद राजनीतिक जो उसका प्रोडक्शन था, यानी कि राजनीतिक जो उसने उत्पादित की, यानी जिस राजनीति का उत्पादन हुआ अन्ना हजारे के आंदोलन से, जो बाई प्रोडक्ट ऑफ अन्ना हजारे मूवमेंट, वो क्या था? अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, तो आज आपके सामने वो तस्वीर सामने आएगी। आज सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन हुए हैं? अंबानी हुए हैं।
और सबसे ज्यादा अमीर कौन बने हैं? अडानी बने। यानी कि वो उसमें राजनीति का उसमें विस्तार हुआ, जिसमें कि पैसा कुछ खास लोगों के हाथों में केंद्रित करने की नीतियां जहां बनाई जा सके, उस तरह की राजनीति का उत्पादन हुआ। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि किसान आंदोलनों को अगर हम एड्रेस करेंगे, किसान आंदोलनों का हम समर्थन करेंगे, तो इससे क्या राजनीति निकल के आएगी? इससे क्या राजनीति निकल के आएगी? इससे राजनीति ये निकल के आएगी कि किसान ज्यादा से ज्यादा जो पार्लियामेंट में है, विधानसभाओं में है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। वो न केवल प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, बल्कि एक संस्कृति की भी बात करेंगे, संस्कृति की भी बात करेंगे। वो ये भी बात करेंगे कि जो राजनीति शहरी 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 केंद्रित राजनीति है, उसको भी बदलने की बात करेंगे। वो राजनीति को बदलने की बात करेंगे जो कॉरपोरेट सेंट्रिक है, उसको बदलने की बात करें। यानी कि देखिए, ये बहुत ही बारीकी से इन चीजों का अध्ययन होना चाहिए कि एक जो आंदोलन होता है, वो आंदोलन केवल वो लग सकता है कि किसानों का यह आंदोलन 3 तरह के जो कानून बनाए गए हैं केवल उसी के लिए कानून नहीं, एक राजनीतिक संस्कृति का सवाल बहुत ही प्रमुख रूप से किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ा होता है। इस बात को हमको ध्यान में रखकर इसका एनालिसिस करना होगा और करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि किसानों के आंदोलन के साथ जो अखबारों का और टेलीविजन चैनलों का जो अभी रोल है, वो बिल्कुल उनके मिजाज के अनुसार है। वो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही कर सकते हैं वो। और मुझे ये लगता है उसमें, इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। मैं तो कहूंगा अगर इसको किसी को बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस पर अध्ययन करना है, तो हमने जिस अपने जन मीडिया के अंक का हवाला दिया, 71वां अंक, 70 और 71वां अंक, ये 2018 में, उसको देख ले। और नंबर 2 कि इस पर जरूर किसी को, बहुत बहुत यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, किसी भी शोधार्थी को इस विषय पर काम करना चाहिए, किसी भी उसको काम करना चाहिए। और मैं भारत एक बंधक राष्ट्र, एक किताब में पढ़ रहा था, मोटी किताब है वो, बहुत ही एक उस समय की चर्चित किताब है। उस समय तो उसमें लंबे चौड़े ब्यौरे दिए हुए हैं कि किस तरह से जो किसानों के आंदोलन है, जहां आदिवासी कर रहे हों, दलित कर रहे हों, खेत मजदूर कर रहे हों, जितने लोग, महिलाएं जो कर रही हों, किसान है, उसको, वो जो आंदोलन के समय जो इस देश के जो सो कॉल्ड जो डेमोक्रेटिक जो प्लेटफॉर्म है, किस तरह से उनके खिलाफ हिंसक, एक हिंसक प्लेटफॉर्म की तरह अपनी भूमिका निभा रहे थे। मैं कहता हूं हिंसक, वो इस तरह से रोल करते हैं ताकि उसको हम एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के रूप में प्रोजेक्ट कर सकें और लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाए। ये सबसे पहले कोशिश होती है कि हम किसी भी जो इकोनॉमिक सवाल जहां उठ रहे हैं, पॉलिटिकल सवाल उठ रहे हैं, उसको लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के रूप में कैसे हम कन्वर्ट कर दें, ये एक कोशिश सबसे पहले की जाती है। और इसमें भी देखिएगा आप, यही सब देखने को मिलेगा अभी कि लॉ एंड ऑर्डर का ये इशू बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अब है कि जो किसानों का जो आंदोलन है, लेकिन एक अच्छी बात हुई है, एक मैं बात जरूर कहूंगा, इसमें एक अच्छी बात ये अभी की किसान आंदोलन में देखने को मिल रही है कि ये किसान आंदोलन के नेताओं ने अपने तमाम अनुभवों को, जितने भी अनुभव हुए हैं, मैं सुन रहा था उनके कई के स्पीचेस सुन रहा था जब वो मार्च कर रहे थे, कि हमको किसी भी तरह से वो हमें मारे पीटे कुछ भी करें, हमको अपनी ओर से कोई जवाब नहीं देना है, हमको सब बर्दाश्त करना है, धैर्य अपना रखना है। ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो इस तरह से लोगों को निर्देशित किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नंबर दो की देखिए, ये किसान आंदोलन का एक चरित्र अब बदला है और वो शाहीन बाग की तरह का ही मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें एक लीडर नहीं है। जैसे शाहीन बाग में कोई एक लीडर नहीं था, हर जगह तमाम तरह के नेतृत्व निकल के आए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी लीडरशिप दिखाने की, अपने को लीडर बताने की, लेकिन उसको
उस रूप में कि 2-4 लोग हैं वही नेतृत्व है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन की ये बहुत खूबसूरती भी है। इस आंदोलन की खूबसूरती भी है कि आप इस आंदोलन को चाहे जहां पर ले जाएं, अपनी मर्जी से चाहेंगे तो ले जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। और ये जो मुश्किल काम होगा इसमें ये इस तरह के आंदोलन जो है अब वो मुझे नहीं लगता है कि 1-2 दिन 4 दिन में खत्म होंगे। ये लंबा चलने वाले आंदोलन है और इस किसान आंदोलन में भी मुझे ये बात दिखाई दे रही है। इससे पहले भी देखिए लंबे लंबे मार्च हुए हैं, लंबे लंबे मार्च हुए और मुझे ध्यान आ रहा है कि पिछले 500-600 सालों में जितने भी किसानों के मार्च हुए हैं उसमें 2-3 दिन का कार्यक्रम बना के आए लोग और वो कार्यक्रम खत्म हो गया। ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है इसमें 1-2 दिन के लिए कोई किसान चल के नहीं आया, मन बना के आया है कि हमको अगर महीनों रहना पड़ेगा तो हम महीनों इस तरह के कार्यक्रम ये इस आंदोलन में हम शामिल रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अखबारों के लिए भी, मीडिया के लिए भी थोड़ा मुश्किलें पैदा करने वाला है कि कैसे हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे इसको हम अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, कैसे इसमें अपनी बैठ जमा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मुश्किल इस बार मुझे लगता है कि होगा। और तो सर एक चीज बताइए कि जो भी मतलब जो लीडर्स हैं जिनका सरोकार है कि एक जनतांत्रिक धारा मजबूत हो या जो आप जैसे पत्रकार लोग हो, तो वो लोग या फिर जो नए पत्रकार जो बनते हैं जिनकी आंखों में एक सपना होता है, जिस सपने के साथ हम लोग भी पत्रकारिता के इदारे पे पहुंचे हुए थे, तो वो लोग अगर आज के दौर में अगर किसी मेन स्ट्रीम अखबार के पत्रकार होते तो इस तरह की मतलब परिस्थिति में वो कैसे मुकाबला करते हैं जहां पे जो फंडिंग है वो बहुत हद तक जो लोग कर रहे हैं वही कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो इस आपने समस्या तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन अब इसका हम तो मुकाबला कैसे करें, जो भी हमारे पास सीमित साधन है उसको कैसे हम सही बात पहुंचा पाए। जी देखिए एक बात समझिए, मैं बार बार कहता हूं कि मैं जब ये कहता हूं तो बहुत सारे लोग इस बात को समझने की कोशिश कम लोग कर पाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा दिमाग अगर ये बनेगा कि हमको कोई बहुत बड़ा प्रयास करना है, कोई बहुत बड़ा संस्थान खड़ा करना है और उसके जरिए अपनी बात कहनी है, तो मैं ये कहता हूं कि ये गलत सोच है, ये कभी नहीं हो सकता है। नंबर 2 बात, मैं ये कहता हूं कि छोटे छोटे प्रयास कीजिए। जैसे मान ले कि आप कह रहे हैं कि जो आज के जो पत्रकार हैं वो क्या करें, वो ये करें कि आप मान लीजिए कि वो ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे मैसेजेस बहुत ही जो जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से, बहुत ही ठोस तरीके से जो अपनी बात को उस बात को कह सके हो। एक छोटे छोटे वीडियो के जो क्लिप्स जो हैं, जो एक तरह से कहिए कि आंदोलन की आत्मा को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक उसके हर्ट को, एक उसके माइंड को, पूरे आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसी चीजों को उनको तैयार करना चाहिए। और तैयार करना चाहिए और जो भी मीडियम मिलता है, जो भी मीडियम मिलता है, हमको कभी भी ये जो सो कॉल्ड जो स्थापित मीडियम है इसकी तरफ जाने की बात सोचनी नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तरह से जहां कहीं भी प्लेटफॉर्म हो। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि एक वीडियो तैयार करके आप शहरों में जहां जहां लोग नहीं हैं उनके पास भेजिए, उनको दिखाने, वो 10 लोग ही का समूह है। जैसे मान लीजिए पहले नुक्कड़ नाटक हम करते थे, तो नुक्कड़ नाटक जब होता था तो क्या करते थे वो लोग? नुक्कड़ नाटक किसी भी चौराहे पर, किसी भी जगह पर खड़े हो गए, 50 लोग हैं, 50 लोगों में वो नुक्कड़ नाटक अब दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना ज्यादा होता था। तो आप जैसे मान लीजिए कि ये 10 कुछ वीडियो तैयार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसको नुक्कड़ नाटक के रूप में ही क्यों नहीं आप 10 जगह दिखा रहे हो, आप प्रदर्शित कर रहे हो कि देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है किसान जो जगह जगह से आया है, दिल्ली में है, ठिठुरती ठंड में है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कैसे परिवार लेके आया है। हम कह रहे हैं इस तरह से जो लोगों को जोड़ सकता हो, कनेक्ट कर सकता हो। किसानों के बारे में हम ये बता सकते हैं कि देखिए कल जो किसान था वो कितना ज्यादा कितनी अच्छी स्थिति में था, अब धीरे 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 क्रमशः जो है वो पिछले
कई वर्षों में कैसे नीचे आ गया है, कैसे उसकी आत्मनिर्भरता जो है वो परजीवता में बदल गई है। पहले का किसान आत्मनिर्भर था, सब कुछ उसके पास था। आज वो हर चीज के लिए मोहताज है, हर चीज के लिए। एक भी चीज उसके पास नहीं है सिवाय सिवाय अब जमीन के। सिवाय अब जमीन के उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। न बीज है, न पानी है, न बिजली है, न उसके पास मार्केट है, कुछ भी अपना अब नहीं रहा है। तो आप ये सोचिए कि वो अब कितना घिर गया है चारों तरफ से। चारों तरफ से घिर गया है। उसका कल्चर भी उसका कल्चर भी बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। उसकी अपनी संस्कृति भी उसकी नष्ट हुई है। तो एक तरह से आप ये कहिए कि ऐसे घेराबंदी में किसान पड़ा हुआ है। और आप अगर लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये जो किसान है, अगर ये किसान खत्म हो गया, दरअसल ये किसान ही खत्म नहीं होगा, बल्कि समाज का कोई भी हिस्सा, जो भी हिस्सा कामगार हिस्सा है, जो अपनी उत्पादन, एक अपनी सृजन प्रक्रिया में लगा हुआ है, उत्पादन की प्रक्रिया में लगा हुआ है, उन तमाम लोगों को परजीवी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आत्मनिर्भरता लोगों की रही है उसको कैसे परजीवता में हम बदलें। ये इस बात को सबको बताने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को एक छोटे छोटे स्तरों पर लोगों को बताने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, बजाय इसके कि कोई बड़ा प्रयास करें। आप इस आंदोलन के एक मतलब सच्चे पत्रकार के रूप में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप विचार दीजिए, मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि आप सचमुच में रिपोर्टिंग कीजिए, सचमुच में उसमें रिपोर्टिंग ही कीजिए कि किसान सचमुच में क्या सोच रहा है, क्या उसके सामने संकट है, क्या उसके सामने दुविधा है, किस तरह से चीजें उसको बताई जाती हैं, किस तरह से ये जो बताए गए हैं वो किस तरह से बताए गए हैं। ये बेसिक जो कुछ फैक्ट्स हैं वही लोगों को आप बता दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी कि आप एक पत्रकारिता में एक केवल फैक्ट को लोगों के सामने बता रहे हैं। लोग अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर लेंगे, लोग अपने तरीके से उसको समझ लेंगे, लेकिन आप कम से कम फैक्ट बताइए। तो अभी तो कोई अखबार टेलीविजन फैक्ट बताता ही नहीं है। वो अपने विचारों को, अपने इंटरप्रिटेशन को फैक्ट के रूप में रखता है। उल्टी बात हो गई है कि फैक्ट रखना है आपको, लेकिन नहीं, हम फैक्ट को ढकने के लिए अपने जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, अपनी जो व्याख्याएं होती हैं, अपना जो नजरिया होता है, उसको एज ए फैक्ट, एक तथ्य के रूप में हम उसको पेश करते हैं। तो ये जो फर्क है इसको हमको समझने की जरूरत है। और आज का जो पत्रकार है उसको इस बात पर समझना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम जो जो कारोबारी जो मीडियम है, उसके नजरिए से वो पत्रकारिता को न सीखे, पत्रकारिता उसके नजरिए से न सीखे, उसकी भाषा से न सीखे। उसकी भाषा से अगर वो सीखने की कोशिश करेगा पत्रकारिता, तब तो वो कहीं ना कहीं उसी का पार्ट बन के रह जाएगा। तो मैं ये नई पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज तो आपके पास बहुत तरह की टेक्नोलॉजी है, बहुत तरह के आपके आसपास जो आपकी सराउंडिंग है वो ऐसी सराउंडिंग है कि आपको 2 4 5 10 लोग मिल जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। तो ऐसे लोग छोटे छोटे स्तरों पर प्रयास करें, ये मैं जरूर इस मौके पर लोगों को सलाह दूंगा। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत सारे जो किसान जो होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में कर रहा हूँ, किसान जो होता है कोई एक धर्म का नहीं होता है, कोई एक धर्म से जो जुड़ा हुआ नहीं होता है। मैं कई जगह पर अभी घूम रहा था तो मैं देख रहा था कि लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले लोग, लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले लोग, और जिसको कहते हैं कि इस्लामिक जो पहनावा है, उस पहनावे में जो पहनावे की जो महिलाएं हैं, वो तमाम लोगों को मैंने खेत में काम करते हुए देखा। आप खेत में उसी तरह से बोझा उठाते हुए देखा, उसी तरह से ये जो खेतों में जो पशुपालन का काम है वो करते हुए देखा।
आप ये बताइए कि इस समाज का कौन सा धर्म ऐसा है जो कि किसानी नहीं करता है? ये जो छवि बनी हुई है किसानों की, जो विज्ञापनों के जरिए बनाई गई है, उस छवि को तोड़ना एक पत्रकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जो बड़े हरे रंग का वो साफा पहनकर और हरे रंग के और साफ सुथरा कुर्ता पहनकर ये जो छवि बनाई गई है किसानों की, ये छवि को तोड़ना जरूरी है। किसान के पास कपड़े नहीं है, तन जैसे मान लीजिए मदर इंडिया जब फिल्म आई थी, मदर इंडिया फिल्म आई थी तो उसने क्या मैसेज दिया था किसानों की हालत पर? किसानों की हालत पर जो उस समय जो मैसेज आया था वो क्या आया था? हरियाणा और पंजाब के किसान का मतलब केवल वो संपन्नता नहीं है, वहां पर गरीबी जिस हालत में है, जिस तरह से किसानों की इसमें बदतर स्थिति हुई है, उसको तो बताया जाना चाहिए ना। और केवल वही नहीं, बिहार में किसान है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो आपको याद है तमिलनाडु के जब यहाँ किसान आए थे दिल्ली में, और उस समय उनकी क्या स्थिति हुई थी, वो कितना संघर्ष करते हुए यहाँ पर, तमिलनाडु बहुत दूर है दिल्ली से, और कैसे यहाँ आए। कश्मीर में किसानों के बारे में आप आज के हालत में बात कीजिए कि कश्मीर का जो किसान है वो कितनी बदतर स्थिति में लगातार पहुंचता चला गया है। हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो क्या वहां के किसान का कोई चेहरा हमारे सामने आता है? नहीं आता है। आप आदिवासी इलाकों में किसानों की स्थिति पर बात कीजिए, जो आदिवासी किसान है उनकी क्या स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पत्रकारिता का काम नहीं है कि वो इस किसानों के बीच में जो एक एक रूपता है, यानी कि उनके पूरी उत्पादन की प्रक्रिया की वजह से जो एक रूपता है, उसको कैसे धर्मों की वजह से, जातियों की वजह से, समुदायों की उससे कैसे उसको ब्रेक किया जाता है, कैसे उसको तोड़ा गया है। मैं कह रहा हूं कि आप एक किसान को, एक पूरे देश के किसानों को कैसे उसमें एक एक समान स्थिति से घिरे हुए हैं, उसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय के लोग हैं, पहाड़ के लोग हों, समतल इलाके के लोग हों, वो तमाम लोग कैसे वो एक ही तरह की समस्या से घिरे हुए। इसको लिंक करने का काम कौन करेगा? इसको लिंक करने का काम आप कितने हम पत्रकारों के बीच में देखते हैं कि करता है? कितने लोग कर पाते? नहीं करते हैं। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। और हिंदी अखबारों की तो स्थिति वर्स्ट है, बहुत ही खराब है। वो केवल और केवल, मैं उसको देखता हूं कि वो आम किसानों के हितों की बात तो करते हुए मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। मेरा भी लगभग कुछ एक दो वर्षों में 40 साल हो जाएंगे जब मैं पत्रकारिता में आया। और आप समझिए कि मैं, ये बहुत मुश्किल होता है कि एक सचमुच में किसानों के हितों के को लेकर आप बात। अच्छा, किसानों में भी लेयर्स है ना, किसान में भी लेयर्स है, किसान में भी लेयर्स हैं। उसमें खेत मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा है। खेत मजदूर जो हो, मजदूरी करते हैं, वही उत्पादन की एक तरह से रीढ़ है। आप उनकी कितने लोगों उनकी बात करते हैं? कितने लोगों की बात करते हैं? तो आप फिर 1 हेक्टेयर के जो किसान हैं वो कितनी बड़ी तादाद में? बहुत बड़े किसान हमारे यहाँ कितने हैं? 2% भी नहीं होंगे। बहुत बड़े जो और किसान सब कहे जाते हैं, और सरकार सबसे की। ज्यादा लैंडलेस लेबर जो है सर, वो सबसे ज्यादा इस देश में दलित है, 70% लोग। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि पंजाब जहां है, पंजाब में आप सोचिए कि जो दलित है सबसे ज्यादा है, संख्या के लिहाज से भी, और खेत मजदूर और किसानी करने वाले भी सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल इसको हमको बताना ही लोगों को बहुत, पहले हमने एक बहुत बड़ा, कई बार हमने लिखा है इस समस्या पर कि एक किसान पहले कितना गेहूं बेचकर एक ट्रैक्टर खरीद लेता था। एक किसान एक ट्रैक्टर कितना गेहूं बेचकर कितना सोना खरीद लेता था, कितना वो डीजल खरीद लेता था। आज उतने ही डीजल के लिए, आज उसी ट्रैक्टर के लिए, आज उसी सोना के लिए उसको कितने गेहूं, कितना चावल या कितना अपना उत्पाद बेचना होता है। आप सोचिए कि आज वो किस स्थिति में पहुंच गया है। ये पूरा एक हिसाब किताब ही हम लगा दें
आज उसको नमक की कीमत जितनी रेशियो में बढ़ी है, आप उसका अंदाजा लगाइए पिछले कुछ सालों में, और अनाज की कीमत का जो का जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, इसका एक अंतर निकालिए आप इसका अंतर निकालिए कि हॉस्पिटल में जो इलाज का जो रेशियो है, इलाज कराने में जो खर्च होते हैं उसका जो रेशियो है कितना बढ़ा है, इस शिक्षा में, एजुकेशन में कितना रेशियो बढ़ा है, और आपके उत्पादों के दामों का कितना बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूं कि जो किसानों का जो देश में कंट्रीब्यूशन है, हम अभी क्या कर रहे हैं, देखिए एक बात ही केवल है इसमें कि किसानों का पैसा कैसे गैर किसानों के पास पहुंचे, अभी इसका इंतजाम करने की एक प्रक्रिया चल रही है। अभी का मेन फोकस यही है कि जिन किसानों के पास जो कुछ बचा हुआ है उसका कितना हिस्सा हम हड़प कर, छीन कर, छलावे से कैसे लेकर गैर किसानों को हम दे दें, गैर किसानों के पास वो पहुंचे जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़ी सुविधाओं में, एक अलग भिन्न किस्म की संस्कृति में पलने बढ़ने वाले लोगों के पास पहुंच जाए, ये उसकी पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है। अब ये केवल हम बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं, बचाने के, हम तो बेहतरी के अभी संघर्ष में आ ही नहीं है। किसान अभी जो आंदोलन कर रहा है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे और बर्बाद मत करो। अभी तो यही वो बेचारा कह रहा है कि मुझे और बर्बाद मत करो, बहुत बर्बाद कर लिया, अभी और बर्बाद मत करो। अभी तो बेहतर की बात ही नहीं कर रहा है, बेहतर होने की। वो तो कह रहा है हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही छोड़ दो भाई, हम अब जिस तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, कम से कम उतना रहने दो। लेकिन आप कह रहे ना, हम तो आपको उस स्थिति में नहीं रहे। अच्छा सर, आजकल क्या है कि मतलब जो पॉलिसीज मेकर हैं उनको, उनके दिमाग में पता नहीं ये भूत सवार हो गया है कि इंडिया को कितना जल्दी वो अर्बन बना दें, मतलब इंडिया को कितना जल्दी अर्बन बना दें और सारे लोगों को मिडिल क्लास घोषित कर दें। तो अभी ये भी इंटरेस्टिंग डेटा है कि लॉकडाउन के दौरान जब हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो 23-25% माइनस चली गई थी, उस जमाने में एग्रीकल्चर ने ही लोगों को बहुत ज्यादा बचाया और गांव से जो मजदूर यहाँ से पलायन करके जब गांव गए तो जो कुछ भी उनको सहारा, बहुत कम ही कहिए, वो एग्रीकल्चर ही ने दिया। और हमने कभी, अब पहले हम बच्चे थे तो कभी देखते थे कि नहर खुदाई का काम हो रहा है या कुछ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा है, अब तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं होता। सर, हम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब में हो चुका है, तो मैं अब आपसे आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि सर, आपने कहा कि इस बार का जो किसान आंदोलन है, अपनी गलतियों से उसने बहुत कुछ सीखा है, माजी के जो भी उसके तजर्बात रहे हैं उससे सीखा है, और इस बार वो बहुत ही साबित कदमी के साथ वो यहाँ पे खड़ा है और वो कह रहा है कि अब हम कुछ करके ही जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि मीडिया कुछ अपना रुख जो है वो कुछ दिनों के बाद बदलेगी, अगर उनको कुछ कामयाबी दिखते हुए अगर दिख जाए, या फिर मीडिया अपना जो बदस्तूर जो कारस्तानी है उनको बदनाम करने में वही उसी नैरेटिव में चलती रहेगी, या कुछ उसमें बदलाव भी आएगा? जी सर, ये मेरा आखिरी सवाल है जी। मैं अभय एक तो बात ये कहता हूं कि किसान आंदोलन ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा है। देखिए हम लोग उसी भाषा में सवाल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। जी जी जी। किसानों ने जो चालाकियां थी उनकी, जो लोग जिनका वर्चस्व है उनकी चालाकियों से सीखा है, जी उन अपनी अच्छा ठीक है, गलतियों से नहीं, ठीक है, उन्होंने गलती सॉरी, नहीं की है सॉरी, उनकी। मैं कह रहा हूं कि जो, जी, जो पहले मैं जो समझ गया, हमारे जी जी। मैं समझ गया बात। मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल क्या होता है कि किसानों को ये अपेक्षा भी नहीं होती है, सोचते भी नहीं है कि हमारे खिलाफ इतनी तरह की चालाकियां की जाएंगी। किसान मन है ना, किसान मन जो है वो साजिशों को, चालाकियों को इस तरह से नहीं देखता है कि समाज में हम पर कोई अन्नदाता कह रहा है, हमको कोई दूसरा भगवान कहता है और हमारे खिलाफ छल भी कर रहा है। ये किसान मन नहीं सोच सकता है। तो किसान मन क्या कर रहा है कि अभी तक आपने जितनी चालाकियों से, जितनी साजिशों से, जितनी तरह की तिकड़मों से
हमारे आंदोलनों को बदनाम किया है, हमको गफलत में डाला है, हमने उससे कुछ सीखा है। अब वो बात जो आप सक्सेस होते रहे हैं, हम कम से कम उस लेवल पे जाके उस स्तर पर अब आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं ये गलती नहीं किया। कोई किसान आंदोलन में गलती क्या हो सकती है बताइए आप? एक गरीब आदमी क्या गलती करेगा, एक वंचित आदमी क्या गलती करेगा? तो मैं ये कह रहा हूं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कि आप अगर मीडिया से उम्मीद करते हो, कारोबारी मीडिया से, जब मैं कह रहा हूं कारोबारी मीडिया, तो कारोबारी मीडिया से यदि आप ये उम्मीद करते हो कि वो किसानों का पगजर हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। ईमानदारी से वो रिपोर्टिंग करने लगे अगर आप इसकी उम्मीद करते हैं, तो मुझे इसमें भी शक है। मैं तो कहता हूं केवल वो रिपोर्टिंग करे ना, अपना नजरिया जो है वो जिस तरह से चीजों को पेश करता है, अपने नजरिए को पेश करता है, कम से कम वो बंद कर दे। तो मैं ये समझता हूं कि इस देश में मीडिया का जो लोकतांत्रिकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन है, वो हो चुका है। लेकिन ये नहीं होगा, नहीं होता है। और समाज में इस तरह से चीजें सहजता से होती भी नहीं है कि आपका कोई आध्यात्मिक कोई वो नहीं है कि आपका वो बदलाव आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी बात को कहने के लिए, पुरजोर तरीके से कहने के लिए, आपको अपनी जो समाज का जो ये हिस्सा जो कि सचमुच में पत्रकारिता की, लोकतंत्र की बात करता है, उसको ही आगे आना होगा। उसको ही इस आंदोलन की या इस तरह के आंदोलनों की सच्ची तस्वीर पूरे देश को, देश के लोगों को दिखानी होगी, और उसी को प्रयास करना पड़ेगा। आप उसके प्रयास पर ही उस निर्भरता हमारी हो सकती है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये कर लेगा, ये मुझे नहीं, कभी नहीं हुआ है। एक दो दिन होगा, एक दो दिन लगेगा। मैं कई बार जब जंतर मंतर पर जब आंदोलन हो रहा था, तो एक दो दिन के अखबारों के का जो रोल उस समय दिखाई दिया, तो हम कई टेलीविजन चैनलों में डिस्कशन में गए, तो हमने देखा कि बहुत ही भोले किस्म के लोगों ने कहा कि देखिए मीडिया का रुख बदल गया, क्या आंदोलन का दबाव। हमने कहा बस ये 24 घंटे 48 घंटे का ये रुख है, उसके बाद मीडिया जो है वही बात शुरू करेगा 24 और 48 घंटे के बाद। आप ये देख लीजिएगा। मेरा ये इतनी जल्दी काया पलट हो गया, इतनी जल्दी हम मान लेंगे कि चीजें बदल जाती हैं बिना कोई और तर्क के, कि एक आध्यात्मिक सा वो हो गया कि सब कुछ बदल गया। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप देख लीजिए वही बात। आप 2 महीने से आंदोलन, 2 महीने से क्या, कई महीने से तैयारी चल रही है। ये तो सबको पता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने इस तरह के कानून बनाए। आप ये सोचिए कि इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों आपने लॉकडाउन के दौरान इस तरह के बनाए। ये एक सामान्य स्थिति होती, एक डिबेट होती समाज में, लोकतांत्रिक जो सरकारें होती वो बहस करती, और बहस करने के बाद एक तय होता है कि नहीं, अब हमको इस तरह के फैसले करना चाहिए, तो बात समझ में आती। एक क्राइसिस के समय में, और उस क्राइसिस को आप कहते हैं, चुनौती नहीं कहते, आप इसको अवसर कहते हैं। जब अवसर कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें मजदूरों के खिलाफ जितने कानून हो सकते हैं पारित कर दीजिए, किसानों के खिलाफ जो हो सकते हैं उसको पारित कर दीजिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश में सबकी इकोनॉमी, सबके फाइनेंशियल कंडीशन खत्म हुई है, खराब हुई है? केवल पैसा किसका बढ़ा है? किसका बढ़ा है पैसा? अडानी का बढ़ा है, अंबानी का बढ़ा है, इन्हीं लोगों का तो पैसा बढ़ा है। और एक छोटा मोटा वो रेशियो नहीं है बढ़ने का, तेजी से बढ़ा है। अब आएगा फार्मास्यूटिकल कंपनियों का, देखिएगा आप कितना ग्राफ बढ़ेगा तेजी के साथ। तो आप ऐसे समय में जब ये सब फैसला कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब है, इसके पीछे हम किस तरह से इसको परिभाषित करें, किस तरह से इसका विश्लेषण करें? इसको हम ये माने कि आप बहुत ही किसानों के मन की बात कर रहे हैं? आप क्या हम ये माने कि किसानों की मन की बात करने वाला इस देश में राजनीतिक नेतृत्व जो है वो हो गया है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते आज की जो हालात। तो अब है, मैं ये समझता हूं कि पत्रकारों को ही, वो पत्रकार जो विरासत है हमारे भारत की, भारतीय पत्रकारिता की जो विरासत है,
वंचितों के लोगों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में बात कहने की जो विरासत है, लोकतांत्रिकरण करना समाज का, इस तरह के प्रयासों में जो एक पूरी एक लंबी परंपरा रही है, उसमें अब विश्वास करने वाले, उसमें जीने वाले, उसमें भरोसा करने वाले जो भी पत्रकार हैं, नए हो पुराने हो, उन सबको आगे आना चाहिए और उनको छोटे छोटे अपने प्रयासों से, मैं कहता हूं 50 लोग 100 लोगों के बीच भी अपनी बात कहने का अगर मौका मिल रहा है तो उतना ही करें तो वो बहुत बड़ी बात होगी, बजाय इसके कि 1 लाख के बीच में करना है, 1 लाख लोग उसको देखें। मैं कहता हूं कि नहीं, ये कोशिश आपको, ये सोच ही आपको कुछ नहीं करने देगी, आपको बैठा देगी, आप में एक कुंठा पैदा करेगी, आपका जो विश्वास का लेवल जो है, भरोसे का जो लेवल है, उसको डाउन कर देगी। आप 100 200 लोगों 300 लोगों तक ही पहुंचे, लेकिन आप पहुंचे और बहुत सच्ची तस्वीर लेके पहुंचे। ये कोशिश में सबको लगना चाहिए और करना चाहिए। जी, तो एक बार मैं फिर से अनिल सर का शुक्रिया अदा कर दूं। हम लोग जो भी हमारे साथी लेट से ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बता दूं कि आज हम लोग देश भर में जो किसान आंदोलन जो चल रहा है और जो उसकी कर्म भूमि जो है दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वो बन गई है, वहाँ उसको लेके देश का मीडिया जो है, देश का जो अखबार है वो कैसा उस सारी चीजों को दिखा रहा है। और हम लोगों का जो कंक्लूजन था, हम लोगों की जो स्टडीज थी वो ये थी कि अखबार को किसानों के मसाइल से, किसानों की समस्या से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। और फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी ने बताया कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तब आप पाएंगे कि मीडिया ने कभी किसानों की समस्याओं को बहुत ही संजीदगी के साथ सामने नहीं रखा, क्योंकि वो एक टोकनिज्म वाले जो सवाल होते हैं, टोकन वाले जो सवाल होते हैं, दिखावे के जो सवाल होते हैं, सतही सवाल होते हैं, उस पे तो शायद आपके साथ आ जाए, लेकिन जो अधिकार के सवाल होंगे, जो राइट्स के सवाल होंगे, जो आपके इकोनॉमी के जो सवाल होंगे, अर्थव्यवस्था के सवाल होंगे, जो सब्सटैंटिव इशू होंगे, वहां पे मीडिया आपका साथ छोड़ देगी। और मीडिया किसका साथ देती है? कारोबारी लोगों का साथ देती है। सर, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, फिर आपको हम कभी बुलाएंगे और फिर आपसे बहुत कुछ सीखेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया अभय।